नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज हम लोग सीटेट पेपर 1 सितंबर 2016 का प्रैक्टिस सेल हल करेंगे। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं, कुल 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन से हैं, तो हम लोग इसको हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट को देखेंगे कि 2016 के जो प्रश्न थे वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उसका आंसर भी हम लोग अभी करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से अगर आप इसको देख लेते हैं तो आने वाले जेटेट की परीक्षा में भी आप अच्छे से बाल विकास का जो भी प्रश्न है और पारा शिक्षक आकलन में भी जो बाल विकास का प्रश्न आना है उसको भी आप क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग एकदम इसको हल सहित देखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, लेववाट्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण के प्रश्न और वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। बताइए आप लोग इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे? तो आप लोग इसमें ए नंबर को टिक करें, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रश्न, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? प्रश्न है, प्रश्न को देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो प्रश्न है वो आपको समझना पड़ेगा। ये राजा रानी की कहानी नहीं है जो आपको मन नहीं लग रहा है। इसमें आप अच्छे से ध्यान से, बच्चों की चीज़ है, स्कूल की चीज़ है, शिक्षक की चीज़ है, आप इसको समझें और अच्छे से आप प्रश्नोत्तरी कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें एवं उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ऑप्शन 3 जो है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, यही ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो आप इसको प्रश्न 2 का सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मैं इतना समय स्क्रीन पर दे रहा हूं ताकि आप आराम से चाहें तो लिख भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, चौथा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो ज़्यादा सूटेबल इसमें बी नंबर लग रहा है। बी नंबर, दूसरा नंबर, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रश्न 4 हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो हम तो सभी जानते हैं कि शिक्षक की एक भूमिका है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा प्रदान करें। तो सुविधादाता यहाँ पे आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, क्या ऑप्शन हो सकता है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। प्रश्न अच्छे से समझ लें, उसके बाद इसका आंसर जो है वो ए नंबर यानी पहला नंबर के अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं
विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। यानी पहला नंबर को आप सबमिट कर सकते हैं। प्रश्न 6 हम लोग देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। दूसरा है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तीसरा है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। और चौथा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यही चौथा ऑप्शन जो है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, यही आपका सही होगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। प्रश्न फिर से देखेंगे हम लोग। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो यह कथन अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा है सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा ऑप्शन है गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इसमें बी नंबर ऑप्शन लगाएं। सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला है प्रश्न 8। सुनने में असमर्थ बच्चा। सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। और चौथा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो 8वां का सी लग रहा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है? पहला है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तीसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। चौथा है वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो मैं समझता हूं कि जो है इसका जो ऑप्शन है ए नंबर होगा कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दसवां नंबर है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और चौथा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यही चौथा नंबर का जो ऑप्शन है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यही ऑप्शन पर हम लोग सबमिट करेंगे। चौथा नंबर, ठीक है। प्रश्न 11 हम लोग देखेंगे कि बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा बच्चे समस्या समाधान करता है।
तीसरा बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और चौथा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो मुझे लगता है कि 2, 3, 4 ये मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है, मतलब बी नंबर सही होगा। 11 का बी सही होगा। प्रश्न 12 है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? इसका ऑप्शन पहले देखेंगे हम लोग कि पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। दूसरा है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो तब तक दंड का उपयोग करना। तो मुझे लगता है कि सी नंबर का ऑप्शन सही होना चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही ऑप्शन सही लग रहा है। प्रश्न 13 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है कि जहां शिक्षक एक अधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। चौथा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ ए नंबर का ऑप्शन सही होगा कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न 14 है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग लगाएंगे? मेरे समझ से सभी ऑप्शन हैं, इसलिए 14 नंबर का तीसरा आप लोग टिक लगा दें। 1, 2, 3 यानी तीनों ऑप्शन सही है। 15 नंबर है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन देख लेते हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। एक काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो इसमें हम लोग डी नंबर का करेंगे कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, मतलब बच्चों का हम हौसला बढ़ाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? शिक्षक साथियों, मैं आपको कहूँगा, शिक्षिका बहनों, मैं आपसे कहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, तभी आप इसके प्रश्नोत्तरी को पूरा कर पाएंगे। अगर ध्यान से आप समझ गए तो आंसर एकदम बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन रहता है जो सभी दिए गए ऑप्शन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा होता है, जो अगर ध्यान से आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सही आराम से हो सकता है। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके, प्रयोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मुझे सी लग रहा है, तीसरा नंबर लग रहा है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसका ऑप्शन है
सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला ऑप्शन है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तीसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तो आप इसमें ए नंबर ऑप्शन लगाएंगे, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ये ऑप्शन आपका 17 नंबर का ये है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा क्या है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसमें सी नंबर आप देते, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये सही है। प्रश्न 19 को देखते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन देख लें। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन देंगे, सिर से पैर की ओर। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, व्याकावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसमें आप डी नंबर प्रारंभिक बचपन का समय ऑप्शन सटीक लगाएंगे इसमें। अब 11 नंबर का प्रश्न, 21 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। इसमें हम लोग ये नंबर का जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण, इसी को हम लोग सबमिट करेंगे अभी। 22 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। सब ऑप्शन लग रहा है ना सही है, यही बाल विकास है। लगेगा सब ऑप्शन सही है, लगेगा सभी ऑप्शन गलत है। इसी ऑप्शन में से आपको वो सबसे सटीक ऑप्शन चुनना होगा जो आप परीक्षा में मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो मेरे हिसाब से बी नंबर का ऑप्शन सही है, विद्यालय और पास पड़ोस। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लेवास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो आप जान लें कि इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यह ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर देखेंगे हम लोग। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो इसमें हम लोग सी नंबर का ऑप्शन लगाएंगे, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए कौन से चीज आवश्यक हैं? क्या आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो इसमें हम लोग ए नंबर शिक्षार्थी के द्वारा
पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यही ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, तीसरा है सामीकरण और संशोधन के रूप में, और चौथा ऑप्शन है आपका समावेशन और संयोजन के रूप में। तो आप इसमें 26 का डी नंबर जो ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में, इसको आप टिक करें। प्रश्न 27 है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक का ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है, दूसरा है नियामक है, तीसरा है समावेशन को प्रोत्साहित करता है, और चौथा है आवृत्ति को बढ़ाता है। इसमें 27 नंबर का ये जो है खोज को प्रोत्साहन देता है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। क्या सुझाता है? ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। ऑप्शन 2 है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। दूसरा चौथा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इसमें जो है वो आपका 28 का जो सी है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, यही ऑप्शन आपका सही होगा 28 नंबर का। ठीक है। 29 देखिए। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को इस तरह कहते हुए अपने से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कि जीन पियाजे और लेवाइत्स्की की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेवाइत्स्की की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेवाइत्स्की की इसे खोजबीन मानेगा। चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेवाइत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो मेरे अनुसार इसमें 29 नंबर का बी जो है जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेवाइत्स्की की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बी नंबर आप 29 का लगा सकते हैं। 30 नंबर है लिंग क्या है? लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो इसका डी नंबर होगा सामाजिक संरचना। इसको आप लोग टिक लगाएंगे। तो ये 30 प्रश्न था दोस्तों। 30 प्रश्न आप लोग तैयार करें। ये आपका 2016 में एग्जाम हुआ था। 2016 में नवंबर 2016 का सीटेट पेपर 1, 1 to 5 है। 6 to 8 का भी बाल विकास, लगभग सबका बाल विकास एक ही सिद्धांत पर है। सभी लोग इसका तैयारी कर सकते हैं। जेटेट में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं अगले वीडियो के साथ अगले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। तब तक मेरे चैनल में बने रहें। पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।